Hello everyone, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum. My name is Yasir Yamin and I welcome you all to this orientation session. हम जो पेपर पढ़ने जा रहे हैं उस पेपर का नाम है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग SBR. This is one of the finest papers of ACCI. I can assure you of this कि किसी और क्वालिफिकेशन के अंदर इतना रिफाइंड और इतना बेहतरीन पेपर मौजूद ही नहीं है. It is one of the best papers you can think of. ऑल्दो कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया के अंदर एक अकाउंटेंट के लिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सबसे बेहतरीन पेपर है, लेकिन ये अपने चैलेंजेस ज़रूर लेकर आता है. आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. मैनेजमेंट के अंदर एक अक्सर कहावत है कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल. आज ही अभी हमें प्लान करना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो पेपर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हमें एक्सेल करना है, हमें बेहतरीन स्कोर करना है, इसकी कोर स्ट्रक्चर क्या है, हमें स्ट्रैटेजी क्या अडॉप्ट करनी पड़ेगी, किस तरीके से हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे. अगर आपके ओवरऑल पेपर को मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो इस ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर चंद मेजर एरियाज हैं. सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे, आपके कोर्स के अंदर एक एरिया है जिसको आप कहते हैं IASB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. IASB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपके लिए एक बाइबल डॉक्यूमेंट है, आपका धर्म है, आपका सब कुछ है. यहीं से सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं, यहीं से सारी रिपोर्टिंग रेगुलेट होती है. हमें मेक श्योर करना है कि ये हमारा बहुत अच्छा हो. वहाँ से आगे चलें तो एक मेजर एरिया आपके कोर्स का ये है कि आपको बहुत सारे IAS और IFRS कवर करने पड़ेंगे. चंद IAS और IFRS तो आपने अपने इससे पहले वाले पेपर के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर ऑलरेडी कवर कर लिए थे, लेकिन यकीन जाने शायद वो कुछ भी नहीं थे. बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप अपने पुराने पेपर से कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ रहे होंगे, जैसे कि IAS 38 SBR के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि IAS 37 SBR के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं IAS 40 का जिक्र SBR के अंदर भी हो रहा होगा. लेकिन ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि या तो SBR के अंदर आके बहुत एक्सटेंड हो गए या फिर वो SBR के अंदर बिल्कुल ही नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. आपने आज से पहले शायद उनका नाम नहीं सुना होगा. जैसे कि मिसालन बात करें IFRS 2 की, शेयर बेस्ड पेमेंट, आपने आज से पहले नहीं पढ़ा. IAS 19 की, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, आपने आज से पहले नहीं पढ़ा. कहने को तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सर ये तो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन आप यकीन जाने कि आपने आज से पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं पढ़ा था. SBR के अंदर इसकी एक्सटेंट कुछ और ही है. तो तकरीबन आज तक दुनिया में जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं, IAS और IFRS आए हैं, ऑलमोस्ट सभी आपके SBR के पेपर के अंदर वाइडली कवर्ड हैं, ब्रॉडली कवर्ड हैं, बहुत अच्छे एक्सटेंट तक कवर्ड है. हमें मेक श्योर करना है कि ये वाला एरिया हमारा सबसे पक्का हो. अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% आपकी स्टडीज का टाइम लगेगा IAS और IFRS की प्रिपरेशन के अंदर. हम इससे पहले कि अपने कोर्स को आगे लेके जाएं, हमें स्टार्ट ही अपना कोर्स ऐसे करना पड़ेगा कि हम IAS और IFRS को पहले पढ़ें, जिसके अंदर चंद नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, चंद पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिवीजन भी है. उनमें से जैसे मैंने कहा अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा IFRS 9, और IFRS 9 अपने ही आप में एक दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है. यानी आप यकीन जाने IFRS 9 एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि किताब के अंदर, भाई कैपलन BPB की किताब के अंदर नहीं, बल्कि IFRS की ओरिजिनल किताब के अंदर 770 पेजेस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. इस 770 पेजेस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमें कूजे के अंदर लेकर आना है, हमें अपनी ग्रिप डेवलप करनी है. वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, हम उसको सबसे अच्छा कवर करेंगे अपनी स्टडीज के अंदर. इसके अलावा IAS 38 हो, IFRS 16 हो, IFRS 15 हो, IAS 12 हो, ये सारे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आप मेरे साथ कवर कर रहे होंगे, इन डेप्थ कवर कर रहे होंगे. याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर तो मेरी पहचान ही यही है कि जब मैं किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उठा लेता हूं तो फिर शायद कुछ ऐसे उसके अंदर आपको लेके जाऊंगा कि आप लोग इन डेप्थ नॉलेज ले रहे होंगे. यानी ये स्टैंडर्ड बना कैसे है, क्या होना क्या चाहिए, हम सारी बातें कवर कर रहे होंगे. हाँ, इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये ज़रूर है कि आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा इस एक्सपर्टीज़ को हासिल करने के लिए. ये एक्सपर्टीज़ ना आपके सिर्फ एग्जामिनेशन के अंदर काम आएगी, बल्कि जब आप रियल लाइफ के अंदर जाएंगे तो शायद कभी ना कभी मुझे दुआएं ज़रूर दे रहे होंगे, इंशाअल्लाह.
वहाँ से आगे चलेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट एरिया होगा ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जब हम ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक का मतलब है कंसोलिडेशन। अगेन, कंसोलिडेशन आपने आज से पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर पढ़ी हुई है, स्टिल आई अज्यूम कि आपने नहीं पढ़ी हुई है। कंसोलिडेशन एक ऐसा टॉपिक है आपके एसबीआर के पेपर के अंदर जो कि अगेन आपकी टाइम कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से 40 to 45% की वेटेज रखता है। यानी कंसोलिडेशन की दो ब्रांचेस हैं आपके पास। एक बेसिक कंसोलिडेशन है जो कि आज से पहले आपने एफआर के पेपर के अंदर पढ़ी हुई थी, और फिर एक एडवांस कंसोलिडेशन का एरिया है जो कि आज से पहले आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई। शायद आपका गुमान ये बनेगा मेरी बात को सुन के कि सर बेसिक कंसोलिडेशन तो टेस्ट होती ही नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत गुमान है। शायद आपके पेपर के अंदर सबसे ज्यादा आज भी बेसिक कंसोलिडेशन टेस्ट होती है। 7, 8, 9 मार्क्स का सिर्फ वो ये पूछ लेता है कि बताइए कि कंट्रोल क्या है, कि कंट्रोल एस्टैब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी आपका एसबीआर का एग्जामिनर किसी भी नोक पलक को नहीं छोड़ता। हमें मेक श्योर करना होगा कि हमारी बेसिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो। हम एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम बेसिक कंसोलिडेशन के ऊपर यानी पूरी की पूरी रिकैप के ऊपर भी स्पेंड करेंगे। हाँ, अगर किसी की बेसिक कंसोलिडेशन रिलेटिवली बेहतर है, उसको चीज़ें याद है, तो थोड़ा सा स्पीड अप करके आप लेक्चर्स को देख सकते हैं, लेकिन कवरेज 100% लेक्चर्स की होनी चाहिए। आप फोरगो बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपकी बेसिक कंसोलिडेशन अच्छी हो गई तो मैं आपको लेकर आऊँगा एडवांस्ड कंसोलिडेशन के ऊपर। एडवांस कंसोलिडेशन बोले तो जॉइंट अरेंजमेंट्स के अंदर क्या होगा, हेल्ड फॉर सेल सिनेरियो के अंदर क्या होगा, स्टेप एक्विजिशंस के अंदर क्या होगा, डिस्पोजल्स हो रहे हो तो क्या होगा, अगर आपकी कोई सब्सिडरी मुल्क से बाहर है, यानी अगर आपकी कोई सब्सिडरी किसी और देश के अंदर है, किसी और कंट्री के अंदर है, फॉरेन सब्सिडरी है, फिर क्या हो रहा होगा, और पूरे ग्रुप के स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे बनेंगे, तब क्या हो रहा होगा। हम सारी बातों की बात करेंगे एडवांस कंसोलिडेशन के अंदर। ये एडवांस कंसोलिडेशन आपकी उतनी ही अच्छी होगी जितनी आपकी बेसिक कंसोलिडेशन होगी। तो प्लीज प्लीज कहीं भी इसको फोरगो मत करिएगा। इस कंसोलिडेशन के बाद हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट एरियाज के ऊपर। शायद बाकी सारे एरियाज आपके कोर्स के अब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक एरिया आपके पास है एथिक्स का एरिया, जिसके अंदर हम अपने अकाउंटेंट्स का कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि हमारे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर क्या लिखा है, एक अकाउंटेंट को किन किन एथिकल गाइडलाइंस का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या थ्रेड्स क्रिएट हो सकते हैं, और आपका एग्जाम भी कुछ ऐसे ही आता है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर आपको एथिकल गाइडलाइंस को अप्लाई करना होता है। अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग बट अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एरिया, जिसके अंदर हम फ्रॉड्स पकड़ने की बात करते हैं, हम क्रिएटिव अकाउंटिंग की बात करते हैं, हम पर्सनल बाइस्ड की बात करते हैं, हम सारी की सारी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल स्टडीज हम देखते हैं एथिक्स के एरियाज के अंदर। वहाँ से और आगे चलेंगे तो फिर उसके बाद आपके पास एक एरिया आता है जिसको हम कहते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ज़रूर ये टॉपिक का नाम सुन के आपको लगा होगा कि सर ये तो वही रेशोज वाला टॉपिक है ना। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि शायद एसबीआर के पेपर के अंदर आके अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अब दुनिया बात कर रही है रेशोज के ऊपर नहीं, ट्रेडिशनल रेशोज के ऊपर नहीं, बल्कि ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर्स के ऊपर। यानी वो मेजर्स जो कि आज तक दुनिया के अंदर अप्लाई नहीं हुए लेकिन अब अप्लाई हो रहे हैं। अब हम हटते चले जा रहे हैं ट्रेडिशनल रेशोज से और हम बात करेंगे नए आने वाले रेशोज के ऊपर जो कि हर एंटिटी अपने लिए खुद बना रही होती है। हम एपीएम्स का एरिया यानी ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर्स का एरिया पढ़ेंगे। यहाँ से और आगे चलें तो आपके पास शायद एक और एरिया बचेगा जिसको हम कहते हैं करंट इश्यूज का एरिया। करंट इश्यूज का एरिया करंट अफेयर्स की तरह है। आपके पूरे एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के अंदर एग्जामिनर लगभग 8 to 10 मार्क्स के लिए आपसे करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहता है, आपसे करंट अफेयर्स के सवाल पूछता है। जैसे आजकल दुनिया के अंदर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर क्या हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या हो रहा है, कौन सा नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने वाला है, किसके ऊपर दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा तरदीद हो रही है, तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो सारे के सारे करंट अफेयर्स जो कि आपकी दुनिया के अंदर हो रहे हैं, आपका एग्जामिनर उनके बारे में भी आपसे जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि क्या आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया के अंदर वाकई में एंटर हो गए या नहीं हो गए। बिलीव यू मी, कहने को तो सुनने को तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर शायद ऐसा लगता है कि सर हम जैसे कोई बम पढ़ने जा रहे हैं,
लेकिन यकीन जानिए कि पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स। इसका पासिंग रेशो आपके प्रोफेशनल लेवल पेपर्स के अंदर सबसे अच्छा पासिंग रेशो है। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा जो आएगा, आई गारंटी यू कि इसी पेपर के अंदर आ रहा होगा, बिकॉज ये आपका धर्म है, ये आपके लिए सब कुछ है। अगर आपकी रिपोर्टिंग अच्छी होगी तभी आप एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। ऑलराइट, जाते जाते ज़रा इस बात के ऊपर भी बात कर लें कि अब आपने अपनी पढ़ने की तैयारी करनी कैसे है। इस ओरिएंटेशन सेशन को लेने के बाद आपका नेक्स्ट काम ये है कि आप अपना स्टडी प्लानर जाके देखेंगे। ये स्टडी प्लानर आपके लिए ऑप्टिमाइज्ड मैनर के अंदर बनाया गया है। इसके अंदर आपके लिए टारगेट सेट कर दिए गए हैं कि आपने वीकली बेसिस के ऊपर कौन कौन से लेक्चर्स को, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है और कितने पीरियड के अंदर कवर करना है। आप अंदाज़ा रखिएगा कि आपको हर वीक के अंदर एटलीस्ट 10 आवर्स अपने डेडिकेट करने ही करने हैं, ताकि आप सबसे बेहतर स्कोर कर सकें। 10 आवर्स आप ज़रूर, चाहे आप वो 10 आवर्स पूरे वीक के अंदर थोड़ा थोड़ा करके कर लीजिए, या आप वीकेंड्स के ऊपर ज़्यादा टाइम कर लीजिए, वीकडेज के ऊपर कम टाइम कर लीजिए। ये ऑनलाइन सेशंस आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं, लेकिन 10 आवर्स की कंसिस्टेंसी रखोगे तो सबसे बेहतर स्कोर करोगे। हमारा टारगेट ये है कि हम अपने एग्जाम से एटलीस्ट वर्स्ट कम वर्स्ट हम 14 डेज पहले अपना इंटायर कोर्स कंप्लीट करें, विद ऑल द पास पेपर्स दैट वी आर डूइंग इन क्लास, विद ऑल द असाइनमेंट्स दैट वी आर डूइंग इन क्लास, विद ऑल द लेक्चर्स, विद ऑल द नोट्स, एवरीथिंग वी शुड बी डन विद 2 weeks बिफोर द एग्जाम। एंड देन in the last 2 weeks we can prepare for our examinations, we can do new past papers, we can take live examination preparation classes by me, and then you can prepare accordingly. आपने सबसे पहले ओरिएंटेशन सेशन लिया, नेक्स्ट आप चले गए स्टडी प्लानर की तरफ, और फिर आपने फॉलो करना है वही सीक्वेंस जिसके थ्रू आपको सेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप इन सेशंस के सीक्वेंस को ब्रेक मत करिएगा। ये सेशंस ऑप्टिमाइज किए गए हैं बेहतरीन रिजल्ट के लिए, और सीक्वेंस किए गए हैं बिल्कुल इस तरह कि आप लोग सबसे अच्छे मैनर के अंदर अंडरस्टैंड कर सकें। सीक्वेंस खराब बिल्कुल मत करिएगा। ऑलराइट, 95% ऑफ द लेक्चर जो अभी आप लेंगे वो उर्दू या हिंदी के अंदर हैं। चंद एक आध लेक्चर्स मैंने आपको इंग्लिश के अंदर प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि उसकी वजह है वो आपको प्रिपेयर करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। आप उसको वेलकम करिएगा। किसी भी पॉइंट इन टाइम में अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो यू नो माई नंबर, आप मुझे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, अपने ट्यूटर को इंगेज करिए, अपनी प्रोग्रेस से आगाह करिए, और मेक श्योर करिए कि आपका ऑप्टिमम रिजल्ट आ रहा हो। हम कभी भी उस टारगेट से पीछे नहीं हटने वाले, ना आप ना मैं। वंस कि आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी समझ में आ गई तो प्रिपरेशन के लिए चलते रहिएगा। जाते जाते एक ये तो बात करते चले जाएं कि सर जिस बात की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी अल्टीमेटली नजर आएगी कैसे, यानी आपका पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, आपका पेपर ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर है, विच हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 sections, सेक्शन A एंड सेक्शन B. सेक्शन A इज फॉर 50 मार्क्स, सेक्शन B इज फॉर 50 मार्क्स। सेक्शन A के अंदर 2 क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, मैंडेटरी 30 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 होगा एथिकल एरियाज के ऊपर, एथिकल इम्प्लीकेशंस के ऊपर, जिसके अंदर अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस भी टेस्ट होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज स्पेसिफिकली गोइंग टू बी फॉर IAS एंड IFRS एंड एथिकल एरियाज। 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 50 मार्क्स हो गए पूल। फिर सेक्शन B के अंदर 2 क्वेश्चंस अगेन आएंगे, एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी बाय द वे। सेक्शन B के अंदर 2 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 25 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 25 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके पास टेस्ट होंगे। हर क्वेश्चन डिफरेंट पार्ट्स के अंदर टूटा हुआ हो सकता है, ABCD हुआ हो सकता है। हर पार्ट के अंदर आपसे 1 या 2 स्टैंडर्ड्स पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब कोर्स कवरेज इंपॉर्टेंट है कि आपने पूरा कोर्स कवर कर लिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी अगेन 25 मार्क्स का सवाल होगा। ये 25 मार्क्स का सवाल या तो आपके पास APM से रिलेटेड आएगा, या इसके अंदर भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा हुआ होगा। सेक्शन नंबर B के अंदर याद रखिएगा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 में करंट इश्यूज टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन उनकी एग्जामिनेबिलिटी करंट फॉर्मेट के अंदर करंट इश्यूज की एग्जामिनेबिलिटी 8 to 10 मार्क्स से ज़्यादा की नहीं होगी। ये आपका एग्जामिनर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। अभी रिसेंटली
अभी रिसेंटली आपके SBR के एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर ज़रा सी चेंज आई है विच यू माइट हैव हर्ड ऑफ। चेंज ज़रा सी बस ये आई है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो कि 30 मार्क्स का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन आना था, अब उसके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी वो प्री पॉपुलेटेड होंगी। आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्ट हुई भी होंगी और वहाँ से आपने अपने आंसर को लेके चलना होगा। या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना होगा या उसकी करेक्शन एडवाइस करनी होगी, या क्या गलत हुआ है आपने वो चल के बताना होगा। तो शायद आपकी स्प्रेडशीट्स का काम थोड़ा सा और कम हो गया, करना तो पड़ेगा ही लेकिन शायद थोड़ा सा और कम हो गया। ओवरऑल ये 100 मार्क्स का पेपर है और इस 100 मार्क्स के पेपर के अंदर हमने स्कोर करना है मैक्सिमम। बाय द वे बताते चलूँ कि SBR के पेपर के अंदर 65, 70, 80 मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग करते रहते हैं, आप भी ज़रूर कोशिश करिएगा। अगर आपने मेरा दिया गया सीक्वेंस फॉलो किया और अपने ट्यूटर से राइट टाइम पे इंगेज रहे, सेशन सारे के सारे सही तरीके से लिए, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले होंगे। मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूंगा कि अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। वैसे मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई भी स्टडी टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैप्लन की एग्ज़ाम किट काफ़ी है। लेकिन अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे तो रिवीजन के वक्त में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही होगी। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू बेस्ट ऑफ लक।